तो चलिए शुरू करते हैं। कल्पना करते हैं कि एक नया प्रस्ताव आया है, तो सबसे पहले क्या होता होगा? देखिए, सबसे पहले एक फाइल बनती है जिसे हिंदी में मिसल भी कहते हैं। मिसल, जी। और ये सिर्फ कुछ कागजों का ढेर नहीं है, ये उस प्रस्ताव की पूरी जीवनी है। अच्छा। इसके अंदर होते हैं फिगर्स यानी आंकड़े, जी। जो ये बताते हैं कि प्रस्ताव की जरूरत क्यों है और इसका असर क्या होगा। और इन आंकड़ों की जांच पड़ताल के बाद ही तो किसी नतीजे पर पहुंचा जाता होगा। एकदम। उस जांच के बाद जो नतीजा निकलता है उसे फाइंडिंग्स यानी निष्कर्ष कहते हैं। निष्कर्ष? हाँ, और ये निष्कर्ष ही तय करते हैं कि फाइल आगे बढ़ेगी या क्या कहते हैं नहीं। अक्सर फाइलों में नीचे एक फुटनोट यानी पाद टिप्पणी भी दी जाती है। हाँ, मैंने देखा है। उसमें किसी आंकड़े का स्रोत या कोई अतिरिक्त जानकारी होती है। सही। मुझे हमेशा से एक शब्द फ्लाई लीफ ये बड़ा दिलचस्प लगता है। फाइलों में इसका क्या काम होता है? ये तो बस एक कोरा पन्ना है। हाँ, तकनीकी रूप से तो ये कोरा पन्ना ही है जो फाइल या किताब के शुरू या आखिर में लगाया जाता है। लेकिन सरकारी गलियारों में मजाक में कहते हैं कि असली काम की बातें तो इन्हीं कोरे पन्नों पर लिखी जाती हैं। मैं समझ सकता हूँ। खैर, जब निष्कर्ष सकारात्मक होते हैं तब बात आती है फॉलो अप एक्शन की। जी, अनुवर्ती कार्यवाही। इसका मतलब हुआ जो तय हुआ है उस पर आगे काम करना। लेकिन मैंने एक और शब्द सुना है, फर्दर एक्शन यानी अगली कार्यवाही। क्या ये दोनों एक ही हैं? ये बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि यहीं पर इस भाषा की जो सटीकता है वो दिखती है। अच्छा। फॉलो अप एक्शन का मतलब है किसी पिछले निर्णय के सिलसिले में की जाने वाली कार्यवाही, जबकि फर्दर एक्शन का मतलब सिर्फ प्रक्रिया का अगला कदम है। कोई उदाहरण देकर समझाएंगे? जरूर। मान लीजिए मीटिंग में तय हुआ कि एक रिपोर्ट बनाई जाए, तो रिपोर्ट बनाना हुआ फॉलो अप एक्शन। ठीक है। अब उस रिपोर्ट को सचिव के पास भेजना वो फर्दर एक्शन है। समझ गया। बहुत ही सूक्ष्म अंतर है। तो जब सारा काम हो जाता है तब उसे फाइनलाइज किया जाता है यानी अंतिम रूप दिया जाता है। हाँ, शक्तिशाली शब्द है फोर्थविथ। तत्काल। जी, जब किसी आदेश में फोर्थविथ लिखा हो तो इसका मतलब है बाकी सब छोड़ो और ये काम अभी करो। हालांकि सरकारी दुनिया में तत्काल की परिभाषा थोड़ी लचीली हो सकती है। हाँ, ये तो है। तो ये तो हुई फाइल की यात्रा। लेकिन किसी भी प्रस्ताव को लागू करने के लिए सबसे जरूरी चीज तो पैसा है। बिल्कुल। और इससे हम अपने अगले विषय पर आते हैं, सरकारी वित्त की भाषा। हाँ, यहाँ 3 शब्द हैं जो लगभग हमेशा साथ चलते हैं, फाइनेंस, फिस्कल और फंड। वित्त, राजस्व संबंधी और निधि। जी, फाइनेंस यानी वित्त, ये एक बहुत व्यापक शब्द है, पैसे के पूरे प्रबंधन को दिखाता है। फिस्कल का संबंध सरकार की नीतियों से है, जैसे टैक्स लगाना, खर्च को नियंत्रित करना। तो ये फिस्कल नीतियां ही सरकार के फाइनेंस को चलाती हैं। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। और इन दोनों से जो पैसा इकट्ठा होता है और किसी खास काम के लिए अलग रखा जाता है वो फंड यानी निधि कहलाता है। जैसे सड़क बनाने का फंड? एकदम सही। और जब सरकार किसी संस्था को, मान लीजिए किसी स्कूल या अस्पताल को आर्थिक मदद देती है तो उसे ग्रांट या अनुदान कहते हैं। इसमें एक और शब्द है, ग्रांट इन एड, सहायक अनुदान। जी, ये तब दिया जाता है जब सरकार संस्था के रोजमर्रा के खर्चों में मदद करती है लेकिन उसका पूरा नियंत्रण अपने हाथ में नहीं लेती। और कर्मचारियों को उनकी सेवा के बाद जो पैसा मिलता है, ग्रेचुइटी, वो भी तो इसी का हिस्सा है। इसका हिंदी शब्द तो बहुत मुश्किल है, आनुतोषिक। हाँ, आनुतोषिक आपको दस्तावेजों में लिखा मिल जाएगा, पर आम बोलचाल में सब ग्रेचुइटी ही कहते हैं। इसी तरह काम के लिए जो वेतन मिलता है उसके अलावा अगर किसी विशेष सेवा के लिए भुगतान किया जाता है तो उसे ऑनोरेरियम कहते हैं। मानदेय। ये वेतन नहीं है, एक सम्मान राशि है। बिल्कुल। और इसका ठीक उल्टा है ऑनरेरी यानी अवैतनिक, जब कोई व्यक्ति किसी पद पर बिना वेतन के काम करता है। अच्छा, अब इन सब पैसों और फाइलों को संभालने के लिए एक पूरा ढांचा होता होगा, एक पदानुक्रम। जी। और यहीं से शायद सबसे दिलचस्प शब्द आते हैं। हाँ, अब हम बात कर रहे हैं व्यवस्था और अधिकार की भाषा की, और इसकी शुरुआत होती है गजट यानी राजपत्र से। राजपत्र? मुझे लगता है ये सबसे कम समझे जाने वाले लेकिन सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेजों में से एक है। मुझे तो गजट का नाम सुनकर हमेशा किसी पुरानी धूल भरी सरकारी किताब की याद आती है। क्या आज के डिजिटल युग में भी इसका वही महत्व है? सवाल बहुत अच्छा है। भले ही अब ये ऑनलाइन उपलब्ध है, इसका कानूनी महत्व रत्ती भर भी कम नहीं हुआ है। राजपत्र सरकार का आधिकारिक प्रकाशन है। आधिकारिक प्रकाशन? जी,
जब कोई नया कानून बनता है, किसी बड़े अधिकारी की नियुक्ति होती है या कोई नियम बदला जाता है, तो उसकी सूचना जब तक गज़ेट नोटिफिकेशन के जरिए जारी नहीं होती, तब तक उसे कानूनी मान्यता नहीं मिलती। अच्छा, तो राजपत्रित पद या गजेटेड पोस्ट का मतलब यही है कि उस अधिकारी की नियुक्ति की घोषणा राजपत्र में छपती है? बिल्कुल। पर इसका आम आदमी के लिए क्या मतलब है? क्या इससे उस अधिकारी को कोई विशेष शक्ति मिलती है? हाँ, बिल्कुल। सिर्फ टैग ही नहीं है ये। इसका मतलब है कि उस अधिकारी के पास कुछ वित्तीय और प्रशासनिक शक्तियां होती हैं। जैसे? सबसे आम उदाहरण है दस्तावेजों को प्रमाणित करना। जब आप किसी दस्तावेज पर अटेस्टेड बाय गजेटेड ऑफिसर की मोहर देखते हैं, तो वो इसी राजपत्र से मिली शक्ति का प्रतीक है। ये तो बहुत बड़ी बात है। तो ये पूरी व्यवस्था जिसमें कुछ पद राजपत्रित हैं और कुछ नहीं, इसी को हायरार्की कहते हैं, उत्क्रम या सोपान। जी। हायरार्की का मतलब है ऊपर से नीचे तक का पदक्रम। इसे दिखाने के लिए ग्रेडेशन लिस्ट यानी पदक्रम सूची बनती है, जिससे वरिष्ठता और प्रमोशन तय होते हैं। और इसी पदानुक्रम को बनाए रखने के लिए औपचारिक भाषा का इस्तेमाल होता है। आपने सरकारी पत्रों में आई एम डायरेक्टेड टू से लिखा देखा होगा। हाँ, मुझे ये कहने का निर्देश हुआ है। और मुझे हमेशा लगता था कि लिखने वाला कितना विनम्र है, लेकिन अब लगता है इसका मतलब कुछ और है। इसका मतलब विनम्रता से ज्यादा व्यवस्था है। व्यवस्था। हाँ। ये वाक्यांश लिखने वाले अधिकारी को व्यक्तिगत जिम्मेदारी से बचाता है। वो ये कह रहा है कि ये मैं नहीं कह रहा, ये मुझसे कहलवाया जा रहा है। असली शक्ति और जवाबदेही उस अदृश्य वरिष्ठ अधिकारी की है। वाह, ये भाषा जानबूझकर व्यक्तित्व को मिटाकर व्यवस्था को आगे रखती है। बिल्कुल। तो इसी तरह आई हैव द ऑनर टू से सादर निवेदन है। हाँ। बी सिर्फ सम्मान नहीं दिखाता होगा, वो सम्मान भी दिखाता है और पद की गरिमा भी। ये बताता है कि लिखने वाला अपने पद और सामने वाले के पद दोनों की औपचारिक सीमाओं को समझता है। और हिज एक्सेलेंसी या ऑनरेबल जैसे शब्द, ये सिर्फ तारीफ नहीं है, ये महामहिम और माननीय जैसे शब्द संवैधानिक पदों की पहचान है। तो ये पूरी व्यवस्था नियमों और आचरण पर चलती है। कर्मचारियों से गुड कंडक्ट मतलब सदाचरण की उम्मीद की जाती है, लेकिन अगर कोई नियम तोड़े तब क्या होता है? अगर कोई गंभीर गलती हो तो उसे ग्रेव मिसकंडक्ट यानी घोर दुर्व्यवहार माना जाता है और फिर अनुशासनात्मक कार्रवाई होती है। पर यह व्यवस्था सिर्फ कर्मचारियों के लिए नहीं है, आम नागरिक के लिए भी इसमें रास्ते हैं। अगर किसी को कोई समस्या है तो वो अपनी ग्रीवेंस मतलब शिकायत दर्ज करा सकता है। और अगर सरकार या प्रशासन ही अपनी सीमा लांघ जाए, जब नागरिक के अधिकारों का हनन हो रहा हो, तब ये भाषा हमारी मदद कैसे करती है? यहीं पर हमारे संविधान में दिए गए कुछ सबसे शक्तिशाली शब्द सामने आते हैं। जी। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण है हेबियस कॉर्पस, बंदी प्रत्यक्षीकरण। हमने स्कूल में इसके बारे में पढ़ा है, पर इसका असल मतलब क्या है? इसका सीधा मतलब है शरीर को प्रस्तुत करो। ये लैटिन भाषा का वाक्यांश है और ये नागरिक स्वतंत्रता का सबसे बड़ा रक्षक है। सबसे बड़ा रक्षक? जी। अगर किसी भी व्यक्ति को पुलिस या कोई और एजेंसी गैर कानूनी रूप से हिरासत में रखती है, तो उसका कोई भी रिश्तेदार या दोस्त अदालत में हेबियस कॉर्पस की याचिका डाल सकता है। अच्छा। इसके बाद अदालत सरकार को आदेश देती है कि उस व्यक्ति को तुरंत अदालत के सामने पेश किया जाए, ताकि ये तय हो सके कि हिरासत कानूनी है या नहीं। ये तो सच में बहुत बड़ी शक्ति है जो हर नागरिक को मिली हुई है। बिल्कुल। अब वैधता की बात चली है तो 3 शब्द हैं जो मुझे हमेशा उलझाते हैं: इलीगल, इलिसिट और इलेजिटिमेट। हिंदी में तीनों का मतलब अवैध जैसा ही लगता है। लगता तो है, पर इनके इस्तेमाल में बारीकियां हैं। इलीगल यानी अवैध एक सामान्य शब्द है जो किसी भी कानून को तोड़ने के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है। इलिसिट यानी निषिद्ध का इस्तेमाल अक्सर उन कामों के लिए होता है जो नैतिक और कानूनी दोनों रूप से गलत समझे जाते हैं, जैसे इलिसिट ट्रेड, निषिद्ध व्यापार। और इलेजिटिमेट? इलेजिटिमेट का पारंपरिक इस्तेमाल तो उस बच्चे के लिए होता था जिसके माता पिता की शादी न हुई हो, हालांकि अब ये शब्द कम इस्तेमाल होता है। कानूनी भाषा में इसका मतलब कोई ऐसा दावा भी हो सकता है जिसका कोई कानूनी आधार ना हो। और इसी से जुड़ा एक और शब्द है इनएडमिसिबल, अग्राह्य या अस्वीकार्य। मतलब कोई चीज नियमों के तहत स्वीकार्य नहीं है, जैसे अदालत में कोई सबूत इनएडमिसिबल हो सकता है। ये बहुत उपयोगी जानकारी है। अच्छा, अगर किसी की संपत्ति गैर कानूनी तरीके से हासिल की गई हो तो सरकार उसे ले सकती है। उसके लिए फोरफिट और फोरफीचर शब्द इस्तेमाल होते हैं। और इन दोनों में क्रिया और परिणाम का अंतर है।
फॉरफीड यानी जब्त करना एक क्रिया है, और फॉरफीचर? फॉरफीचर यानी जब्ती या अधिहरण उस क्रिया का परिणाम है। सरकार संपत्ति को फॉरफीट करती है और ये पूरी प्रक्रिया फॉरफीचर कहलाती है। तो आज हमने देखा कि ये प्रशासनिक भाषा कितनी गहरी है। ये सिर्फ शब्दों का खेल नहीं, बल्कि शक्ति, प्रक्रिया और अधिकारों को परिभाषित करने का एक तरीका है। बिल्कुल। हमने एक फाइल की यात्रा से शुरू किया, फिर सरकारी खजाने को समझा और उसके बाद व्यवस्था के पदानुक्रम और नागरिक अधिकारों तक पहुंचे। हाँ, और ये शब्द आपस में जुड़े हुए हैं, एक पूरी कहानी बताते हैं। जी। मुझे सबसे ज्यादा वो आई एम डायरेक्टेड टू से वाली बात याद रहेगी। कैसे एक छोटा सा वाक्यांश पूरी व्यवस्था के चरित्र को उजागर करता है, और साथ ही हेबियस कॉर्पस की शक्ति, जो हमें याद दिलाती है कि व्यवस्था व्यक्ति से ऊपर नहीं है। और श्रोताओं के लिए एक अंतिम विचार, अगली बार जब आपके हाथ में कोई सरकारी पत्र या कोई दस्तावेज आए, तो उसे सिर्फ सूचना के लिए मत पढ़िए, उसमें इस्तेमाल हुए शब्दों पर गौर कीजिए। वो शब्द आपको बताएंगे कि वो दस्तावेज किस अधिकार से लिखा गया है, उसके पीछे की प्रक्रिया क्या है और उसका असली इरादा क्या है। ये भाषा कभी कभी पारदर्शिता का सबसे बड़ा जरिया होती है और कभी कभी सबसे बड़ा पर्दा भी।